हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण में हमने जो शब्द निर्माणकारी शक्तियां होती है, उन शब्द निर्माणकारी शक्तियों के अंदर संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। तो हमने संधि, समास और उपसर्ग तीन के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। उसकी जो सारी वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है। आज हम इस क्लास के अंदर प्रत्यय के बारे में बात करेंगे कि प्रत्यय क्या होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें। किसी भी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि प्रत्यय। तो प्रत्यय जो शब्द है वो प्रति उपसर्ग लगने से बना है और ये इसका क्या है, मूल शब्द है। ये मूल शब्द है, प्रत्यय इसके अंदर उपसर्ग है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यय शब्द में उपसर्ग है तो इसके अंदर प्रत्यय उपसर्ग है। बात कर लेते हैं परिभाषा की, यानी प्रत्यय क्या कह रहा है। वे शब्दांश जिस प्रकार उपसर्ग थे उसी प्रकार ये है कि ये शब्दांश है, शब्द नहीं है। जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर देते हैं, यानी व्याकरण के हिसाब से जो बनी हुई है उसमें वो परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, मैंने उपसर्ग में भी बताया था और प्रत्यय में भी आपको बता देता हूं कि ये होता है शब्द। इस शब्द के एक तो इधर और एक इधर, तो उपसर्ग को हम इधर लगाते हैं और प्रत्यय को हम इधर लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा परिभाषा जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि जो आगे लगने वाला उपसर्ग है और पीछे लगने वाला प्रत्यय है। परंतु अब देखिए, ये है प्रारंभ। यहां से प्रारंभ, मैंने जो आपकी उपसर्ग की परिभाषा बताई थी उसमें प्रारंभ शब्द काम में लिया, यानी प्रारंभ में लगने वाले है वो क्या है, प्रारंभ में लगने वाले उपसर्ग है और अंत में लगने वाले प्रत्यय है। अब किस प्रकार है वो देख लीजिए कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उस देवनागरी लिपि के अंदर हम यहां से शुरुआत करते हैं लिखना और इधर की ओर चलते हैं, इधर की ओर चलते हैं। तो यहां शुरुआत किया तो हमारा जो प्रारंभ जो बिंदु था वो ये है, प्रारंभ बिंदु ये है और अंतिम बिंदु क्या है, ये है, अंतिम बिंदु ये है। तो ये जो अंत है और ये क्या है, ये प्रारंभ है। तो अब बीच में जो शब्द आया यहाँ पर, तो शब्द के प्रारंभ में लगने वाले, क्योंकि उपसर्ग हम इधर लगाते और प्रत्यय इधर लगाते, तो प्रारंभ में लगने वाले क्या है, प्रत्यय है और अंत में लगने वाले प्रारंभ में लगने वाले उपसर्ग है और अंत में लगने वाले क्या है, प्रत्यय है। अब आप परिभाषा के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि जो आगे लगने वाले पीछे लगने वाले वो हमें दिमाग में नहीं रखना है। मेरे हिसाब से ये परिभाषा ज्यादा बेटर है, ज्यादा उचित है। क्यों, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं आगे लगने वाले पीछे लगने वाले, तो आगे जैसे हम इधर चल रहे हैं तो आगे ये हुआ या ये हुआ, ये तो पीछे रह गया, तो फिर तो वो परिभाषा गलत हो गई। तो आज तक आपने जो देखा, जो सुना, पढ़ा वो यही था कि आगे लगने वाले उपसर्ग होते और पीछे लगने वाले प्रत्यय होते, परंतु आज से इसमें सुधार कर लेना कि प्रारंभ में लगने वाले उपसर्ग होते और अंत में लगने वाले प्रत्यय होते। ठीक है, परिभाषा क्लियर है, आगे देखिए। लक्षण, बात करें लक्षण की, तो प्रत्यय शब्दांश है, शब्द नहीं। जिस प्रकार उपसर्ग थे उसी प्रकार ये शब्दों के अंश है, पूरे शब्द नहीं है। ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर देते। ये 3 पॉइंट जो निकल के आए वो परिभाषा से ही निकल के आए, यानी ये चीजें इसके अंदर होती है। यानी प्रत्यय क्या है, शब्दांश है, शब्द नहीं है, शब्द के अंत में जुड़ते हैं और शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, सुंदर। सुंदर क्या है, सुंदर एक विशेषण है। वैसे सुंदर एक शब्द है पर सुंदर क्या है, विशेषण का काम करता है, इसलिए ये विशेषण शब्द है। फिर यहाँ पर ता है, ता क्या है, ता एक प्रत्यय है, ता एक प्रत्यय जो अंत में लगा है। और सुंदरता, सुंदरता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कैसे हुआ, जो ये सारी बातें आप यहाँ समझ लीजिए कि पहले जो आया प्रत्यय शब्दांश है, शब्द नहीं। तो ये देखिए ये ता है, ये ता शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्दों का अंश ही है, तो ये प्रत्यय हो गया, तो ये प्रत्यय है ता। दूसरी बात,
ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये शब्द के अंत में जुड़ा है, ये शब्द है हमारा सुंदर, इसके अंत में जुड़ा है। दूसरी बात, शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर दी। अब व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कैसे किया कि विशेषण, विशेषण सुंदर क्या था, सुंदर एक विशेषण था, सुंदर एक विशेषण, जैसे हम बोलते सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, तो लड़के की विशेषता बताने का काम कर रहा है सुंदर शब्द, तो सुंदर एक विशेषण था, सुंदर एक व्याकरण के हिसाब से सुंदर क्या था, एक विशेषण था। तो हमने ता प्रत्यय लगाया और ता प्रत्यय लगाते हैं शब्द बना सुंदरता, और वो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा, तो पहले विशेषण था वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। तो शब्द की व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन कर देता है, क्योंकि जो विशेषण था उसको भाववाचक संज्ञा बना दिया है। यहां तक स्थिति क्लियर हो गई। अब बात करते हैं प्रत्यय के प्रकारों की, प्रत्यय के प्रकारों की। तो प्रत्यय के मोटा मोटी दो प्रकार होते, दो प्रकार होते, एक तो होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। अब बात करें कृत प्रत्यय क्या है। पहला जो प्रकार है प्रत्यय का वो है कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया, धातु या क्रिया आप समझ रहे हो, जैसे पढ़ क्या है, पढ़ क्या है, धातु है, पढ़ क्या है, धातु है, और इसके ना लगाया तो हो गया पढ़ना, पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्रिया, पढ़ धातु है। तो ये कह रहा है धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों का निर्माण करते कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी उससे संज्ञा का निर्माण होगा, जिस प्रकार ऊपर हमने देखा भाववाचक संज्ञा बनी, उससे सर्वनाम भी बनेगा और उसे विशेषण भी बनेगा। आगे कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। यानी ये परिभाषा है कि कृत प्रत्यय, उस कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द है वो कृदंत कहलाते हैं। दूसरी बात, ये बात याद रखना, यानी कृत प्रत्यय कौन सा होगा कि हमेशा किससे बनेगा, धातु या क्रिया से बनेगा, धातु और क्रिया से बनेगा, इनके अंत में जुड़ेगा, भाई अंत में जुड़ेगा। तो पहले उसमें क्या होगी, या तो धातु होगी या क्रिया होगी, और उससे फिर संज्ञा शब्दों का निर्माण होगा, सर्वनाम का निर्माण होगा, विशेषण का निर्माण होगा। तो ये बात याद रखना है कि कृत प्रत्यय वही होगा जो क्रिया और धातु से बना हुआ होगा। देखिए जैसे क्री, क्री क्या है, एक धातु है, क्री क्या है, धातु है, जो करना क्रिया है ना उसमें से क्री धातु निकलती है, उसके अक प्रत्यय लगाया हमारे, ये अंक नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर वो बिंदी नहीं है, अक ही है सिर्फ, तो बना शब्द कारक, शब्द क्या बना, कारक। दूसरी बात भूल, भूल क्या है, भूलना, भूलना क्रिया होगी तो भूल क्या है, भूल धातु है, उसमें हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया तो शब्द बना भूलक्कड़, शब्द क्या बना, भूलक्कड़। तो इस प्रकार हमारे को बनाना है। आगे नोट लिखा हुआ, इस नोट को भी देख लेते हैं। प्रत्यय जोड़ते समय मुख्य शब्द के अंत में स्वर नहीं मानना है, जैसे भूल धन अक्कड़ में भूलक्कड़। अब ये कह रहा है कि प्रत्यय जोड़ते समय मुख्य शब्द के अंत में स्वर नहीं मानना। अब जैसे मान लिया भूल शब्द है, इस भूल शब्द है उसके लिखा हुआ ऐसे था ये भूल शब्द, पर ये कह रहा है कि इसके अंदर जो अ है ना, वो इसके जैसे हलंत लगाएंगे तो अ बाहर आएगा, तो ये कह रहा है वो अस्वर है, नहीं मानना है, इसको क्या मानना है, उसको सिर्फ हमारे को हलंत लगा हुआ ही मानना है तो ये पूरा, पर इसको मानना है जब प्रत्यय जोड़ते हैं उस टाइम। तो अब जब ये मानना है तो इसके अंदर हम अ जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, इसलिए भुलक्कड़ हो गया। अब वैसे हम रखते तो ये संधि हो जाती, क्योंकि इधर तो अ हो गया, भूल में से अ निकला और इधर वाला अ हो गया, और अ और अ मिलकर तो आ बनते, तो हमारी दीर्घ संधि हो जाती, दीर्घ संधि हो जाती। तो इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि प्रत्यय जोड़ते समय हमें मुख्य शब्द है उसके अंदर स्वर नहीं मानना, जैसे ये उदाहरण आ गया। दूसरा जो है वो देख लेते हैं, नोट के अंदर लिखा हुआ दूसरा क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय हटाते समय पीछे बचा शब्द सार्थक होना चाहिए। यानी जब प्रत्यय, ये तो चीज जोड़ते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जो मूल शब्द है उसके अंदर पीछे हमारे को स्वर नहीं मानना चाहिए, ए की मात्रा हो चाहे आ की हो चाहे ई की हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें स्वर नहीं मानना है। दूसरी बात कह रहा है प्रत्यय को जब हटाते हैं वापिस, भाई शब्द अलग करेंगे, प्रत्यय कौन सा इसके अंदर वो निकालेंगे, तो पीछे जो बचता है वो शब्द सार्थक होना चाहिए, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए। सार्थक का मतलब होता है स धन अर्थ, स धन अर्थ। यहां पर भी संधि हो रही है, ए और ए मिलकर आ बन रही है सार्थक,
तो दीर्घ संधि हो रही है। तो सैधन अर्थ का मतलब वो अर्थ सहित होना चाहिए, अर्थ सहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम चाहे जैसे भी उसमें से पढ़ते निकाल दे, पीछे जो कचरा बचा वो बचा ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। पीछे बचने वाला शब्द है उसका भी कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। देखिए कैसे, एक आंचल शब्द है, आंचल शब्द है, इसमें से ल प्रत्यय निकालने पर पीछे बचा शब्द सार्थक नहीं है, यानी आंचल में से हमने ल को बाहर निकाल दिया तो शब्द बना हमारा आंचल, सॉरी आंच शब्द रहा। अब आंचल शब्द में से हमने ल निकाल दिया और पीछे बचा आंच। अब आंच क्या होती है? आंच वो होती है जो हम आग लगाते हैं और आग लगाने से उसकी जो लो निकलती है ना, उस लो को हम बोलते हैं मंद आंच पर खाना पकाना है, धीरे धीरे या मंद आंच पर। तो आंच का मतलब वो यार जो जो अग्नि की वो लो होती है ना, उसको आंच बोला जाता है। और अब बात करें आंचल, तो आंचल का मतलब क्या होता है? जो हमारे ओढ़नी होते हैं, उस ओढ़नी के पल्लू है, उस पल्लू को आंचल कहा जाता है। तो वो एक ओढ़नी का पल्लू अलग चीज हो गई और आंचल एक आग अलग, दोनों में तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, दोनों में तालमेल ही नहीं बैठ रहा है, अलग बात हो रही है। अभी देखिए दूसरी बात करें हम रोमल शब्द की, रोमल शब्द की, तो रोमल में से हमने रे बाहर निकाला तो रोम शब्द बच गया। और रोम का मतलब होता है बाल, रोम का मतलब क्या होता है? बाल। अब रोमल शब्द, रोमल का मतलब होता है जो छोटे बाल होते हैं, जो बारीक बाल होते हैं, यानी हमारे जो बारीक बारीक बाल होते हैं उसको रोमल कहा जाता है, और जो बड़े बाल होते हैं उसको बाल कहा जाता है। तो इसमें से देखो ल बाहर निकालते हैं तो रोम बच रहा है, और रोम का मतलब बाल होता है, और रोमल का मतलब जो वो बारीक बाल होते हैं। तो ये बालों का जो समूह है, बारीक बाल जो रोमल। तो अब आप समझ गए कि रोमल का मतलब बालों का समूह है, और जो जो छोटे 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 बारीक बारीक बाल होते हैं वो होते हैं हमारे रोमल। अब दोनों का सेम अर्थ निकल रहा है, रोम का मतलब बाल होता है और रोमल का मतलब बालों का समूह या छोटे छोटे जो बाल होते हैं। तो इसमें दोनों में क्या है? अर्थ सेम निकल रहा है, और जो पीछे बचने वाला शब्द सार्थक है। परंतु आंचल शब्द में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारे को आंचल शब्द है उसमें से ल प्रत्यय बाहर नहीं निकलेगा, आंचल एक पूरा शब्द ही है। तो प्रत्यय निकाल दे। अब देख लिया आंचल रोमल ऐसे शब्द दे रखे, तो आपने सोच लिया कि दोनों में से ल प्रत्यय बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। आगे देखिए, अब है कृत प्रत्यय के उपभेद, यानी कृत प्रत्यय उसके उपभेद है। यानी प्रत्यय की तो दो प्रकार है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब जो कृत प्रत्यय उसके उपभेद 6, वो कौन कौन से? यानी कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय, कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय यानी कर्ता के काम आने वाला शब्द बनता है, यानी इससे बनने वाला शब्द है वो कर्ता के काम आएगा। जैसे क्री, क्री में अक प्रत्यय तो हो गया कारक, चल में अक प्रत्यय तो हो गया चालक, भूल में अक्कड़ प्रत्यय तो हो गया बुलक्कड़, चाल में आक प्रत्यय तो हो गया चालाक। तो ये सारे क्या है? कारक, चालक, बुलक्कड़, चालाक, ये सारे क्या है? कर्ता का काम करने वाले, ये कर्ता कारक है, कर्ता का काम करने वाले है। कारक, चालक, बुलक्कड़, चालाक, ये सारे क्या है? कर्ता है, ये सारे क्या है? कर्ता है। और इधर वाले सारे क्या है? ये धातुएं हैं, इधर वाली सारी क्या है? धातुएं है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्ता से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कर्म होता है, कर्ता से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्या होता है? कर्म होता है। जैसे ओड में नी प्रत्यय लगाया तो बना शब्द ओडनी, बिच में ओना प्रत्यय लगाया तो बना बिछोना, सूंग में नी प्रत्यय लगाया तो सूंगनी। तो ये जो सारे ये क्या है? कर्म है। और इधर वाली क्या है? धातुएं हैं। ओढ़नी, तो ओढ़ना, ना की क्रिया लगाते हैं, ओढ़ना, बिछोना, सूंघना, तो इनमें न पर तो ना लगाते हैं, तो ना लगाते हैं, ये क्या है? धातुएं से क्रिया बन जाती है। और हमने पढ़ा कि कृत प्रत्यय वो सारे धातु या क्रिया से ही बनेंगी। 3 नंबर है भाववाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक संज्ञा का बोध कराने वाले शब्द बनेंगे। जैसे बच में अथ प्रत्यय लगाया तो बचत, दिख में आवा प्रत्यय लगाया तो दिखावा। आगे क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय, यानी क्रिया का निर्माण होगा इसमें। जैसे खा धातु है, खा धातु है, पढ़ धातु है, खा धातु है, तो इसमें हमने या लगाया तो बना खाया, ता लगाया तो खाता, आ लगाया तो पढ़ा,
एगा लगाया तो खाएगा, तो खा में या प्रत्यय खाया, खा में ता प्रत्यय खाता, पढ़ में आ प्रत्यय पढ़ा और खा में एगा प्रत्यय तो खाएगा। ये इस प्रकार के शब्द बनेंगे, यानी इधर वाली ये वो सारी क्रियाएं बन रही है। 5 नंबर देखिए, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय, विशेषण का निर्माण करेंगे। जैसे पठ धन अन्य, तो शब्द बना पठनीय, पठ में अन्य प्रत्यय लगाया तो शब्द बना पठनीय, और पठनीय क्या है, विशेषण है, पठनीय विशेषण। आगे देखो, आगे हमारा 6 नंबर प्रकार है करणवाचक कृत प्रत्यय। ये साधन का बोध कराएंगे, इसका बोध कराएंगे साधन का। जैसे बेल, बेल में अन प्रत्यय लगाया तो बेलन, बेलन क्या एक साधन है जो रोटी बनाने का काम करता है। झाड़ में अन प्रत्यय लगाया तो झाड़न, जिसको हम झाड़ू बोलते हैं। तो ये क्या है, ये साधन है, सारे साधन है। तो ये सारे साधन है, वो बोध कराने वाले कारण वाचक जो कृत प्रत्यय उसके अंदर काउंट किए जाएंगे। तो प्रत्यय के जो 6 प्रकार थे वो हमने इस क्लास के अंदर देख लिए। कौन से प्रत्यय के, कौन से प्रत्यय के, जो कृतवाचक जो प्रत्यय था उसके 2 प्रत्यय होंगे हमारे, कृत और तद्धित। तो कृत के उन्हें 6 प्रकार थे, वो 6 प्रकार इसके अंदर हमने देख लिए हैं। आगे वाला जो तथित प्रत्यय उसके कितने प्रकार होते वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते। वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक करें, और यहां तक आपने देख लिया है और अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपकी हिंदी बहुत ही शानदार हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय